Hello everyone, welcome back to the class and this is me Ankita Kabra. So in today's class, we will study stability of the coordination compounds. In our earlier classes, we already completed isomerism part, right? Structural isomerism, stereoisomerism, geometrical isomerism, optical isomerism. I hope everything is clear regarding isomerism. If you have any doubt, please let me know guys. So now we are moving towards stability. Okay, we are going to start stability of the coordination compounds. Now stability क्या होती है? How will you define that the coordination compound जो complex हमने बनाया है वो stable है या नहीं है? राइट, देर आर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. एक मेटल आयन किसी और लिगैंड के साथ कंबाइन होके, नंबर ऑफ लिगैंड के साथ कंबाइन होके नए नए कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, राइट? तो अभी हम ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स बना है वो कितना ज्यादा स्टेबल है? दैट इज इट्स स्टेबिलिटी. व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स? तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज समथिंग लाइक स्टेबल एग्जिस्टिंग नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ओके, when it retains all its property and without undergoing any dissociation. Okay, so that is somewhat called as stability. Okay, तो stability जो हम explain करते हैं, that is explained on the basis of stability constant which is denoted by K. ठीक है, जैसे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, राइट? तो उसी तरीके से होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसके वैल्यू पर से हम डिटरमाइन करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स, जो कंपाउंड हमने बनाया है वो कितना ज्यादा स्टेबल है. ओके, अभी जो स्टेबिलिटी है कंपाउंड की या कॉम्प्लेक्स की, दैट डिपेंड्स ऑन मेटल एंड लिगैंड इंटरेक्शन. अभी वी ऑल नो कि जो मेटल है दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और जो लिगैंड है दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. तो एक्चुअली इट इज लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन, राइट? तो ये इंटरेक्शन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, राइट? स्ट्रॉन्गर द इंटरेक्शन, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. ये चीज याद रखना, जितना ज्यादा मेटल और लिगैंड का इंटरेक्शन होगा, जितना ज्यादा उनके ऑर्बिटल पे ओवरलैपिंग होगी, उतना ज्यादा आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट? ये एक जनरल रिएक्शन यहाँ पे दी गई है. मेटल आयन विथ हैविंग सम चार्ज, ओके, X positive, combined with number of ligands, okay, plus Nl, तो it will give MLN, X positive. तो ये कॉम्प्लेक्स हमें मिला. ओके, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम निकाले विच इज आल्सो नोन एज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो कैसे होगा? MLN to the power X positive by mx positive concentration of L to the power n, right? Law of mass action जैसे हम अप्लाई करते हैं. ओके, concentration of product divided by concentration of reactants. So this value is nothing but it is a stability constant. Okay, इससे हमको मिलेगा K का वैल्यू, और K के वैल्यू पे से डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट वैल्यूज होंगे और उस वैल्यूज पे से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है. फाइन. अभी higher the value of K, larger is the thermodynamic stability of the complex. Okay, thermodynamic stability मतलब the stability of the complex to exist in the equilibrium state. Okay, मतलब वो कितना ज्यादा स्टेबल है इक्विलिब्रियम स्टेट में. सो दैट इज थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी. और जितनी ज्यादा K की वैल्यू लार्ज रहेगी उतना ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल रहेगा. तो कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, आपको कॉम्प्लेक्सेस दिए जाएंगे, उनकी स्टेबिलिटी वैल्यूज दी जाएगी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यूज दी जाएगी, मतलब वैल्यू ऑफ K इज गिवन टू यू, और उसको देख के आपको पता करना है कि विच इज मोर स्टेबल, which complex is more stable, right? तो जिसकी सबसे ज्यादा K की वैल्यू होगी that will be more stable. But here comes the factors which affect the stability. Okay, there are some factors which affect the stability of the complex, and the first factor comes to is charge to size ratio of the metal ion. अभी हर कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, राइट? तो मेटल आयन का चार्ज इंपॉर्टेंट है. मेटल आयन जो हम कॉम्प्लेक्स में यूज कर रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, उसका साइज बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो हाइयर द चार्ज रेशियो, मतलब चार्ज टू साइज रेशियो, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी. ये याद रखना, ये चार्ज टू साइज रेशियो जो है, ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा.
ठीक है। चार्ज टू साइज, अभी चार्ज की अगर हम बात करें सेपरेटली, ठीक है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा आपके मेटल आयन पे वो उतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ओके, लाइक CO ट्राई पॉजिटिव है, कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव है, एंड यू हैव कोबाल्ट डाई पॉजिटिव। ठीक है, सो अभी क्या होगा, कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव है, यहाँ पे कोबाल्ट डाई पॉजिटिव है, दोनों पे चार्ज है, बट कोबाल्ट पे ज्यादा चार्ज है, हाइयर चार्ज इज ऑन कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव, राइट, ये वाले कोबाल्ट पे डाई पॉजिटिव है। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे फ्रॉम लिगैंड्स, ओके, दे विल मोर अट्रैक्टेड टू कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव, राइट, क्योंकि इस पे ज्यादा चार्ज है, इसका और लिगैंड का इंटरेक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट। सो इस पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो बहुत स्ट्रांगली बाइंड होंगे, सो दैट्स व्हाई हाइयर द चार्ज ऑन मेटल आयन, उसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, अगर इंडिविजुअली हम बात करें तो, ठीक है। सो फॉर द डाइवेलेंट मेटल आयन का अगर हम बात करें, मतलब देयर आर डिफरेंट आयंस बट सब पे सेम चार्ज है, ओके, दैट इज डाई पॉजिटिव, ठीक है। तो कॉपर डाई पॉजिटिव, देन निकेल डाई पॉजिटिव, देन कोबाल्ट डाई पॉजिटिव, देन आयरन डाई पॉजिटिव, एंड देन Mn डाई पॉजिटिव, मैंगनीज डाई पॉजिटिव, इसके बाद आता है कैडमियम डाई पॉजिटिव, ओके, कैडमियम डाई पॉजिटिव। तो ये सीरीज है, ये सीरीज आपको याद रखनी है, ओके, स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये, गिवन बाय इरविंग एंड विलियम, इसको ऑल्सो नोन एज इरविंग विलियम ऑर्डर, ठीक है। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। और अभी हम बात करते हैं साइज की, मेटल आयन के साइज की। अभी देखो मेटल आयन जो है दैट इज आयनिक रेडियस होगा, राइट, क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट में तो प्रेजेंट है नहीं, उसका एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होगा तो वो आयनिक रेडियस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। जितनी ज्यादा आयनिक रेडियस कम होगी वो उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ओके। मतलब इफ यू कंसिडर डिफरेंट मेटल आयन इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, लाइक इन दिस केस यहाँ पे डिफरेंट मेटल आयंस है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी सेम है, दैट इज डाई पॉजिटिव। तो अगर हम इन सबकी आयनिक रेडियस कंसिडर करें, कंसिडर आयनिक रेडियस फॉर कॉपर एंड फॉर कैडमियम, ओके। तो कॉपर की आयनिक रेडियस है 69 पिकोमीटर एंड कैडमियम की है 97 पिकोमीटर, ओके। तो बिकॉज दोनों कॉपर और कैडमियम दोनों कौन से स्टेट में है, डाई पॉजिटिव स्टेट में है, ओके। तो अभी यहाँ पे चार्ज का तो कुछ रोल ही नहीं है, राइट। अभी हम बात करेंगे साइज की, तो साइज किसकी कम है, आयनिक रेडियस किसका कम है, कॉपर का, राइट। कॉपर का आयनिक रेडियस कम है तो इसके वजह से उसका चार्ज टू साइज रेशियो जो है वो भी कैसा आएगा, ज्यादा आएगा, राइट। तो चार्ज टू साइज रेशियो अगर कॉपर का ज्यादा आ रहा है दैट मीन्स इट फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन कैडमियम, राइट। कॉपर कैन फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन कैडमियम, दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। अभी कॉपर के जो कॉम्प्लेक्सेस है वो निकेल से ज्यादा स्टेबल होंगे, निकेल के कोबाल्ट से ज्यादा स्टेबल होंगे, इन दिस वे द ऑर्डर यू हैव टू रिमेम्बर। अभी आप सिंपल अगर साइज की बात करूं, मैं साइज ऑफ मेटल आयन की बात करूं इंडिविजुअली, तो जिस मेटल आयन की साइज कम रहेगी, जिसका आयनिक रेडियस कम रहेगा, वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अभी आप चार्ज और साइज को फिर रेशो में डाल दो, राइट। हमें चार्ज कैसा चाहिए, ज्यादा चाहिए, और साइज कैसी चाहिए, छोटी चाहिए, है ना। तभी आपका रेशो कैसा आएगा, ज्यादा आएगा, फाइन। मतलब चार्ज, वी नीड हाइयर चार्ज, वी नीड स्मॉलर आयनिक रेडियस, और चार्ज टू साइज का जो रेशियो है वो कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हाइयर द रेशियो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही है आपको, ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछा जाता है एग्जाम में, सो यू मस्ट नो व्हाट इज चार्ज टू साइज रेशियो, वो कैसा होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए, हाइयर होना चाहिए या स्मॉलर होना चाहिए, तो आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, दिस थिंग यू मस्ट नो। तो कैसा होना चाहिए, हाइयर द रेशियो ग्रेटर द स्टेबिलिटी, हाइयर द चार्ज ऑन द मेटल आयन greater the stability of the complex formed by that
metal ion. Okay, lesser the size of the ionic radii, greater the stability of the complex from that metal ion. Okay, so ये ऑर्डर आपको याद रखना है, इरविंग विलियम ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं. नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग इज नेचर ऑफ लिगैंड. अभी मेटल आयन के बाद जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉम्प्लेक्स में, दैट इज लिगैंड. अभी लिगैंड का नेचर कैसा है ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज ऑल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन मेटल एंड लिगैंड इंटरैक्शन. वो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरैक्ट होंगे उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा. सो अभी लिगैंड क्या कर रहा है, लिगैंड इज डोनेटिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल आयन, राइट, and that's why it is going to form a coordinate bond with your metal ion, right. अभी ligand क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, it is donating its lone pair to the metal ion. so अभी हम बोलेंगे कि ये ligand जितना ज्यादा बेसिक होगा उतना ही इजीली ये लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, राइट, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर होगा ना, बेसिक नेचर होगा, और बेसिक नेचर होगा तो वो उतना ही लिगैंड, अगर आपका बेसिक आपने लिया है तो वो उतना ही इजीली आपके मेटल को लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, राइट. सो उसके लिए फिर कॉम्प्लेक्स बनाना बहुत आसान हो जाएगा और जो इंटरेक्शन होगा वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, राइट. सो दैट इज द लिगैंड, दोज आर स्ट्रॉन्गर बेसिस tend to form more stable complexes. ये एक चीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है. ligand is donating its lone pair of electron to the metal ion. Abhi, if that ligand is basic, so it is very easy for that ligand to donate its lone pair because it is in nature, right. उसका नेचर ही है वो कि उसको अभी बेसिक नेचर है तो वो डोनेट करेगा ही करेगा, राइट. तो वो बहुत आसानी से कर पाएगा और वो जितने आसानी से कर पाएगा उतना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स वो बनाएगा, राइट. तो जितना ज्यादा आपका लिगैंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा. अभी एक एग्जांपल लेते हैं, साइनाइड आयन एंड अमोनिया मॉलिक्यूल, दोनों ही लिगैंड है, राइट. हमने कॉम्प्लेक्सेस देखे इनके. अभी Cn नेगेटिव इज मोर बेसिक देन अमाइन, राइट. तो अगर आपके पास Ag मेटल आयन है, राइट, इफ दिस Ag combine with cyanide ions, okay, AgCN/2 and here Ag combine with NH3, राइट. तो एक बना साइनो कॉम्प्लेक्स, एक बना अमाइन कॉम्प्लेक्स, राइट. तो अभी इस इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो साइनो कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन amine complexes because of this nature of ligand. This ligand is more basic and that's why it's going to form more stable complexes. तो इस तरीके से आपको फैक्टर अप्लाई करने के बाद you have to decide the stability order, ठीक है. कभी कभार क्वेश्चन आ जाएगा, आपको कॉम्प्लेक्सेस दिए होंगे 3-4 और क्वेश्चन आ जाएगा कि राइट विच वन कॉम्प्लेक्स इज द मोस्ट स्टेबल और विच वन इज द लीस्ट स्टेबल, राइट. तो आपको ये सारे फैक्टर्स अप्लाई करने होंगे. चार्ज देखना होगा मेटल आयन का, कौन सा लिगैंड है ये देखना होगा, साइज देखनी होगी मेटल आयन की जस्ट बाय दैट ऑर्डर जो अभी हमने देखा इरविंग विलियम वाला, ओके. तो उस तरीके से यू हैव टू डिटरमाइन. अभी कंसिडर करो नेचर ऑफ लिगैंड, ये तो मोनोडेंटेट का केस हो गया, राइट. या फिर आप कहीं पे भी ज्यादा बेसिक अगर लिगैंड है तो दैट विल फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन एनी अदर लिगैंड. अभी अगर चिलेटिंग लिगैंड्स है, मतलब पॉलीडेंटेट लिगैंड्स है, चिलेटिंग लिगैंड्स क्या करते हैं, चिलेट्स बनाते हैं, राइट. चिलेटिंग लिगैंड्स चिलेट्स बनाते हैं. चिलेटिंग लिगैंड्स चिलेट्स बनाते हैं मतलब क्या क्या बन क्या रहा है उसमें, रिंग्स बन रहे हैं, राइट. तो चिलेटिंग लिगैंड्स ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं. ये चीज याद रखना, ये मैंने पहले भी बताई है. चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स अगर आपके कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट है लाइक इथिलीन डायमीन, EDTA, ऑक्सैलेट्स, राइट, सो दे फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन मोनोडेंटेड लिगैंड, क्योंकि उसमें रिंग बनती है और रिंग वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं कॉम्प्लेक्सेस देन the complexes formed by monodentate ligand. So this is the third factor over here. Okay, तो आप इसको लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू. ओके, तो नेचर ऑफ लिगैंड, बेसिक लिगैंड होने चाहिए, चिलेटिंग लिगैंड होने चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ती है. एंड स्टार्टिंग का तो हमने देख ही लिया, चार्ज टू साइज रेशियो वो कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, राइट. सो आई होप स्टेबिलिटी आपको समझ में आ गई है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की.
कि जो कंपाउंड बने हैं वो कितना ज्यादा स्टेबल है, ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाय स्टेबिलिटी कांस्टेंट. ओके, एंड देन देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग दैट स्टेबिलिटी is charge to size ratio and nature of ligand. Okay. Next is valence bond theory. अभी जो valence bond theory है, it depends on the concept of hybridization. We all know that, right? अभी जब हम coordination compounds पढ़ते हैं तो this theory help us to understand the structure of coordination compound, right? हाउ इट इज एक्चुअली, मतलब उसका ज्योमेट्री कैसा है, वो ज्योमेट्री बना कैसे, राइट? लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वो कहाँ पे डोनेट कर रहा है, मेटल के किस ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है, राइट? ऑल दिस कंसेप्ट्स आर वेल एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थियरी. ओके, तो हमको हाइब्रिडाइजेशन तो पता ही है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, राइट? तो अभी there are some postulates which we will study. We won't say postulates, we will say characteristics of valence bond theory to study coordination compounds, structure of coordination compounds. Okay, so metal ion और ligand के बीच में interaction हो रही है, right? अभी ligand क्या कर रहा है? Ligand is donating its lone pair of electron to the metal ion. तो अभी लिगैंड अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दैट मींस लिगैंड के पास एक फील्ड ऑर्बिटल है, राइट, विच कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? और मेटल उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मींस मेटल के पास एटलीस्ट एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए टू अकोमोडेट दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज गिवन बाय लिगैंड, राइट? अगर इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है मेटल के पास, तो जो लिगैंड लोन पेयर मेटल को डोनेट करेगा वो लोन पेयर मेटल रखेगा कहाँ, राइट? सो मेटल आयन प्रोवाइड्स वैकेंट डी ऑर्बिटल. जनरली कौन सा ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विथ लिगैंड्स. Vacant orbital, we can say vacant orbital, it can provide p orbitals, it can provide s orbital, it can provide d orbital. Okay, metal ion provides vacant orbital for the formation of coordinate bond with ligand. ओके, अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है मेटल के पास, तो लिगैंड जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो मेटल अकोमोडेट नहीं कर पाएगा. सो द वेरी फर्स्ट नेसेसरी थिंग इज दैट कि मेटल आयन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और लिगैंड के पास एक फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए. ओके, नाउ द वैकेंट डी ऑर्बिटल, जो भी डी ऑर्बिटल वैकेंट है या फिर जो भी वैकेंट ऑर्बिटल मेटल अवेलेबल करके दे रहा है फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके, उसके साथ s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं, ओके, और लेते ही है. फाइन, s and p ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. फाइन, तो अभी इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? देखो, इसका फील्ड है, इसका एम्प्टी है, राइट? तो दिस टू ऑर्बिटल्स गेट ओवरलैप. इन दोनों के बीच में क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी, इस तरीके से. अभी अगर इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है, दैट मींस इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज गिवन बाय लिगैंड्स. सो मेटल और लिगैंड के बीच में क्या बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया. मेटल और लिगैंड के बीच में क्या बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो यही चीज अभी हमको पढ़नी है. द नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे, there are vacant orbital for the in the metal ion, right, to accept or to accommodate the lone pair of electron which is provided by ligands. Okay, लेकिन कितने vacant orbital हमें चाहिए, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें बनाने हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लिगैंड्स पे, ओके, डोनर एटम पे. लिगैंड्स में कितने डोनर एटम है और लिगैंड कितनी लोन पेयर डोनेट करने वाला है मेटल आयन को, उसके अकॉर्डिंगली हमें मेटल आयन में
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने होते हैं, राइट? और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल. सो नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिगैंड डोनर एटम. ओके, मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ligand donor atom, number of ligand donor atom. Okay, abhi number of that is equal to the coordination number, we can say that. Okay, तो simply इतना याद रख लो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर. मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए? 4. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए? 6. अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए? 3. 5 है तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल वी नीड्स, राइट? क्योंकि एक ऑर्बिटल में देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? और लिगैंड एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो एक ऑर्बिटल में एक लोन पेयर. आगे चीज समझ में? सो डिपेंड ऑन दैट देयर इज अ वैकेंट ऑर्बिटल. हाइब्रिड ऑर्बिटल फिर उस तरीके से फॉर्म होंगे कि हमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल लगेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, सो देयर इज अ ओवरलैपिंग बिटवीन the vacant hybrid orbitals of the metal ion and the filled orbitals of the ligand. जैसा मैंने अभी बोला, मेटल का empty orbital, vacant orbital, hybrid orbital overlap होंगे ligand के filled orbital के साथ. और ये ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटल और लिगैंड का इंटरैक्शन होगा, राइट? उतना ही स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल और लिगैंड के बीच में बनेगा. Understood? So this is what you have to keep in mind. Stronger the overlapping, stronger the interaction between metal and ligand. Fine. So जो hybrid orbital बने हैं in your metal ion, that is used to point the direction of ligand. Okay, that gives the geometry to the complex. Hybridization के basis पे हम geometry decide करते हैं. Like अगर sp3 hybridization है तो geometry is tetrahedral, right? ये चीजें हमें पता है. तो इसी तरीके से डिपेंडिंग ऑन द हाइब्रिडाइजेशन वी विल डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ओके, सो अभी हाइब्रिडाइजेशन में हो सकता है कि कोई nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे या फिर n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे, राइट? सो डिपेंडिंग कि कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 कॉम्प्लेक्सेस, outer orbital complex and inner orbital complex, right? nd orbital अगर hybridization में part ले रहा है, nd where n is the principal shell number, right? Your valence shell number, we can say that, and d is the orbital. Okay, तो अगर nd orbital ले रहा है तो outer orbital complex, और अगर n-1d orbital part ले रहा है तो inner orbital complex. Okay, नाउ जब ये हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बहुत सारे मेटल आयंस में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? तो वो इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके कॉम्प्लेक्स में अगर पेयर्ड हो जाते हैं तो दैट इज डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है तो दैट इज पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स. ओके, now there are some ligands, now there are number of ligands ना, Cn negative हो गया, NH3 हो गया, F negative हो गया, Cl negative is there, right? So all these ligands are classified as strong ligands and weak ligands, okay, in VBT. तो जो strong ligands होते हैं ना, they are capable of pairing your unpaired electrons. मतलब अगर आपके metal ion में unpaired electron कहीं पे present है, okay, consider this is 3 unpaired electron which is present in d orbital of your metal ion. Fine, ये 5 d orbitals है और इसमें ये 3 unpaired electron है. तो अगर कोई strong ligand आ गया, सपोज लाइक Cn नेगेटिव या NH3 अगर आता है, तो ये क्या करेगा, अगर इसको जगह खाली नहीं मिल रही है
कंसिडर यहाँ पे 4 ऑर्बिटल, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अभी 6 NH3 आ गए, 6 NH3 आ गए, मतलब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 6 ऑर्बिटल्स, बिकॉज 6 NH3 मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, राइट। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए हमें, 6। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, D2sp3। कौन सा होगा, D2sp3। 2 d ऑर्बिटल, 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, तो टोटल इज 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, तो अभी ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे तो d नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो एक ही d खाली मिल रहा है, हमको कितना चाहिए, 2 चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक NH3 यहाँ पे एक डाल दे और फिर आगे के ऑर्बिटल्स ले, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो वो क्या करेगा, वो इन इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा जो अनपेयर्ड है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों पेयर होके यहाँ पे आ जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा वो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो ये पेयर्ड हो गया एक और ये दूसरा पेयर्ड हो गया, राइट। तो अभी इसको 2 खाली मिल गए, राइट, तो 2 यहाँ पे आएगा। और ऐसा नहीं कि ये भी एक खाली हो गया तो यहाँ पे भी एक NH3 ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ओके, उसको D2 चाहिए, मतलब D के 2 ही ऑर्बिटल चाहिए। अगर 3 अवेलेबल भी हो गए तो वो यूज नहीं करेगा, ठीक है। और D का अगर एक भी अवेलेबल होगा तो भी वो यूज नहीं करेगा। 2 चाहिए मतलब सिर्फ 2 ही चाहिए, ठीक है। 3 अवेलेबल हो, 4 अवेलेबल हो, कोई मीनिंग नहीं है। ओके, सो लुक, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर ज्योमेट्री होगी। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ज्योमेट्री कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो और एक हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, दैट इज dsp2, मतलब d इनर d ऑर्बिटल, देन s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल। अभी आई होप आपको पता है कि d ऑर्बिटल में देयर आर 5, राइट, 5d orbitals are there, 1 2 3 4 5, राइट। p में कितने होते हैं, 3 होते हैं, px py pz। ओके, s में कितना होता है, 1 होता है, राइट। सो दिस इज s, दिस इज p, दिस इज d, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो f का तो सवाल ही नहीं है, राइट। तो sp d, तो अभी dsp2 मतलब इनर d ऑर्बिटल, एंड d की जो हम बात कर रहे थे, एंड d रहेगा, फिर एक s रहेगा और फिर p रहेंगे, 2 p रहेंगे, ठीक है, 3 p नहीं 2 p। सो दैट इज dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका dsp2 आ रहा है तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, राइट। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, D2sp3 एंड sp3d2, D2sp3 एंड sp3d2। ओके, अभी यहाँ पे D पहले लिखा है, यहाँ पे D बाद में लिखा है। दिस D सिग्निफाइज, ये जो D पहले हमने लिखा है, दिस D सिग्निफाइज कि इनर D ऑर्बिटल है। ओके, और ये जो D हमने बाद में लिखा है, दिस सिग्निफाइज कि आउटर D ऑर्बिटल है। ओके, यहाँ पे dsp2 था ना, सो दिस D यहाँ पे जो रहेगा इन स्क्वायर प्लेनर, दिस इज n-1d। ओके, ये nd नहीं रहेगा, ये n-1d रहेगा, फाइन। n-1d यहाँ पे यूज करेंगे हम, और ये जो d हमने बाद में लिखा है, दिस इज योर nd, राइट, विच इज फ्रॉम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो अभी हमने पढ़ा था। nd ऑर्बिटल अगर अवेलेबल है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, n-1d अवेलेबल है तो इनर कॉम्प्लेक्स। ओके, सो ये प्लीज यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, dsp2 स्क्वायर प्लेनर इनर ऑर्बिटल, यहाँ पे d है d2sp3 तो ये इनर ऑर्बिटल होगा, और sp3d2 है तो ये आउटर ऑर्बिटल होगा। ओके, फाइन, आपको इतने ही कोऑर्डिनेशन नंबर की अभी जरूरत है, 2 4 5 एंड 6। ओके,
5 अगर रहता है तो dsp3 1 d ऑर्बिटल 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल। तो ये टोटल अगर आप करते हो तो ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए एंड दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन लाइक हम कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है दैट मीन्स 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, दैट मीन्स 2 लोन पेयर आएंगी फ्रॉम लिगैंड्स, और 2 लोन पेयर अगर आ रही है तो उसको 2 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 2 वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए, राइट? सो दैट इज 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल। तो ये टोटल कितने हो गए? 2। अगर 4 है तो 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल, 4 वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए हमारे पास, राइट? जिसमें आपके लोन पे आसानी से अकोमोडेट हो जाएंगे। तो दैट विल गिव द ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा? एक d होगा, एक s होगा और 2 p होंगे, ठीक है? सो दैट इज dsp2। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो देयर आर चांसेस कि 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, sp3 एंड dsp2। ओके, अगर 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो अगेन वहां पे 2 पॉसिबिलिटीज है कि एक तो हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 हो या फिर sp3d2 हो। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी दोनों केसेस में, ठीक है? ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी, ज्योमेट्री शुड बी ऑक्टाहेड्रल इन बोथ द केसेस, बट हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 अगर इनर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और अगर आउटर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो sp3d2। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में वीबीटी काम कैसे कर रहा है। ओके, स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है CONH3/6 ट्राई पॉजिटिव। ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो NH3 लिगैंड है वो कैसा लिगैंड है? वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ठीक है? Cn नेगेटिव NH3 ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो ये चीज याद रखना। स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो ये क्या करेगा? पेयरिंग करेगा, किसकी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। अगर इसको जगह नहीं है तो ये खुद के लिए जगह बना लेगा, क्योंकि इसमें वो कैपेबिलिटी है, ठीक है, कि खुद के लिए जगह बना ले। अभी इमेजिन करो आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन से कर रहे हो, बस से कर रहे हो, राइट? और आप कहीं पे बैठे हो और एक बहुत हट्टा कट्टा इंसान आया है, उसके लिए जगह नहीं है, क्योंकि क्योंकि वो इतना हट्टा कट्टा है तो वो अपने लाइक अपने पावर के से या फिर किसी भी तरीके से वो अपने लिए जगह बना लेगा खुद, राइट? अगर वहीं पे कोई दुबला पतला इंसान आ गया है, अनहेल्दी सा, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो खड़े रहेगा, जहां जगह मिलेगी वो वहां पे बैठेगा, राइट? तो यही चीज होती है, ये लिगैंड स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स है, तो अगर इनको जगह चाहिए तो ये खुद की जगह खुद ही बना लेंगे बाय पेयरिंग। ओके, बाय पेयरिंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें कोबाल्ट आयन लेना है, मतलब मेटल आयन पता करना है कि मेटल आयन कौन सा है। सो मेटल आयन है यहाँ पे कोबाल्ट। फिर हमें ये पता करना है कि मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो हमने पता किया मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट है ट्राई पॉजिटिव। ओके, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगैंड है और आपका चार्ज कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ का जो चार्ज रहेगा वही आपके मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, राइट? तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इसके बाद आपको निकालना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बॉक्स डायग्राम में लिखोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है? इसे बोलते हैं बॉक्स डायग्राम। तो 3D, राइट? 3D से हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं लिखते, क्योंकि यही से फिर VBT फिर हम हाइब्रिड करते हैं तो फिर यही काम आता है। ओके, तो इसके पहले का हम नहीं लिखते, लाइक कितने इलेक्ट्रॉन्स पहले हो गए, 3s 3p, वो सब नहीं लिखते, ठीक है? तो डायरेक्टली वी विल गो फॉर बॉक्स डायग्राम में। आई एम टॉकिंग अबाउट बॉक्स डायग्राम, तो डायरेक्टली हम 3D से स्टार्ट करते हैं। ओके, 27। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, मतलब 3d7 4s2, ये है उसका कॉन्फ़िगरेशन, राइट? एर्गॉन 3d7 4s2। तो 3d7 हमने यहाँ पे निकाला, ओके, 3d7 हमने यहाँ पे निकाला। 5 d ऑर्बिटल्स है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे? पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर देंगे इन ईच ऑर्बिटल, और उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम पेयरिंग करेंगे इस तरीके से, राइट? तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड रहेंगे।
4s इज ऑलरेडी पेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो दोनों पेयर्ड रहेंगे, राइट। प्लीज जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए। हंट्स रूल, अबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अगर नहीं पता है तो प्लीज पढ़ लो, ओके। आप इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप नहीं कर सकते जब तक सारे ऑर्बिटल्स में सिंगली इलेक्ट्रॉन फील्ड अप नहीं कर दो, ओके, अदरवाइज गलत हो जाएगी चीजें। तो सबसे पहले हमने ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो कोबाल्ट आयन है वो कौन सी स्टेट में है, वो +3 स्टेट में। +3 है मतलब उसने क्या किया, उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अभी 3 इलेक्ट्रॉन वो कैसे लूज करेगा, वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज करेगा, 4s में से लूज करेगा, और फिर 2 यहाँ से लूज हो जाएंगे, और फिर एक जो बचेगा वो कहाँ से लूज होगा, वो लूज होगा 3d7 से। तो अभी कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव आयन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 3d6 4s0, राइट, इस तरीके से। तो अभी देखो 3d6 है, 5 इलेक्ट्रॉन पहले हमने फिल कर दिए और फिर हमने ये छठा पेयर्ड कर दिया, ओके। तो अभी आने वाले कौन से हैं, लिगैंड्स NH3, और कितने हैं, 6 NH3। मतलब हमें कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, 6 ऑर्बिटल्स हमें चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल है क्या, है ना। देखो ये 1 4s, 3 4p के है, और आगे फिर आपका है 4d। तो एक तो ये हो गया, 3 ये हो गया, तो 4 हो गया। आगे कितने चाहिए आपको, 4d के 2 चाहिए, राइट। तो यहां से हम 2 ले लेते हैं, तो ये हो गया फिर sp3d2। लेकिन ये लिगैंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो ये लिगैंड क्या करेगा, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 3d में प्रेजेंट है ना, ये इसको पेयर्ड करके खुद के लिए जगह बना लेगा, खुद के लिए 2d ऑर्बिटल्स खाली कर लेगा। आई चीज समझ में। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाता है तो ये यहाँ पे चला जाएगा, राइट, और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, फाइन। तो पेयर्ड होने के बाद लेट मी गिव यू द क्लियर आइडिया, ओके। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो लास्ट है वो यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे पेयर हो गया, और ये वाला जो था वो यहाँ पे पेयर हो गया, ठीक है। इस तरीके से देखो, ये वाला और ये वाला, पहले वाला तो ऑलरेडी पेयर था, ये वाला तो ऑलरेडी पेयर था यहाँ पे, सेकेंड वाले में ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, और थर्ड वाले ऑर्बिटल में ये लास्ट वाला शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो अभी ये जो दोनों थे ये खाली हो गए क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, राइट। सो ये जो 2 ऑर्बिटल है ये कौन से है, ये है 3d के, कौन से है ये, 3d। ये जो एक है दिस इज 1 4s, ये कहां से आया, 4s से आया, ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये 4s से आया। और ये जो 3 है ये आए आपके 4p से। तो इन टोटल हमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए थे, हमें 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 जो हमें मिले, राइट। तो अभी हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। अगर यहाँ पे वीक लिगैंड प्रेजेंट होता था तो हाइब्रिडाइजेशन अलग होता था, क्योंकि यहाँ पे हमें 2d ऑर्बिटल चाहिए थे और वो 2d ऑर्बिटल यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो अगर यहाँ पे वीक लिगैंड रहता था तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता था sp3d2। लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो इसने क्या किया, इसने 2d ऑर्बिटल खाली करवा लिए बाय पेयरिंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इसे बोलते हैं स्पिन पेयरिंग प्रोसेस। तो इसने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लिया और 2d ऑर्बिटल खाली कर दिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। सो ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिगैंड ही कर सकता है, अदरवाइज जहां पे जगह है वहीं पे आने वाले लोन पे अकोमोडेट होंगे, फाइन। तो अभी इनकमिंग जो लिगैंड है जो लोन पेयर डोनेट करने वाले हैं, they occupy the 6 hybrid orbitals in this way, right. These are the electron pairs donated by 6 ammonia molecules and they accommodate in D2sp3 hybrid
ऑर्बिटल। ओके, सो क्योंकि अभी क्या हुआ है इसमें देखो, अभी हमारे पास क्या था, 3d के ऑर्बिटल थे 2, और अगर ये वाले 2 थे और 4d के 2 थे, राइट। तो अगर ये 4d का इन्वॉल्व होता तो इसे हम बोलते nd ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, राइट। क्योंकि यहाँ पे 3d का हुआ है, मतलब पहले वाला d हुआ है और फिर sp हुआ है, राइट। तो दैट इज इनर d, इनर इनर मोस्ट शेल का d ऑर्बिटल हमने लिया है, राइट। आउटर मोस्ट शेल का d ऑर्बिटल लिया है, मतलब पहले s p और देन d, लास्ट में हमारा d है, तो दैट इज आउटर मोस्ट शेल का d ऑर्बिटल। ओके, सो दैट इज nd। बट यहाँ पे हमने क्या लिया है, n माइनस 1d, योर n इज 4, n क्या है यहाँ पे 4 है इन दिस केस। ओके, हमने कौन सा d ऑर्बिटल लिया है, हमने लिया है 3d, सो दिस इज n माइनस 1d। ओके, n माइनस 1d, आई होप समझ में आ रही है चीजें। ओके, तो ये n माइनस 1d इन्वॉल्व है, इसीलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अभी जनरली जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। लो स्पिन इसलिए क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो जनरली पेयर्ड होते हैं सारे के सारे, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, दिस इज इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यू में, आपको कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा और पूछा जाएगा वेदर दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या फिर क्लियरली आ जाएगा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और आपको कॉम्प्लेक्सेस दिए जाएंगे। तो आपको ये डिटरमाइन करना है कि लिगैंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कितने लिगैंड्स है, नंबर ऑफ लिगैंड्स यू हैव टू डिटरमाइन, एंड देन यू हैव टू सी कि वो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर रहा है फॉर द ऑर्बिटल्स जो उनको चाहिए फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, या फिर नहीं कर रहा है। तो दैट विल गिव यू, सॉरी, सो दैट विल गिव यू द क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग वेदर द कॉम्प्लेक्स जो हम बना रहे हैं वो इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है। ओके, सो वो चीज आपको याद रखनी है। सेकेंड थिंग, अभी ये जो कॉम्प्लेक्स हमने बनाया, दिस इज इज अल्टीमेट बॉक्स डायग्राम। ओके, ये जो है ये CONH3/6 ट्राई पॉजिटिव है, तो इसमें देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। अभी ये तो लोन पेयर आएगा तो ये तो ऑब्वियसली पेयर ही रहेंगे, राइट। और इसमें जो मेटल आयन में जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी सारे पेयर्ड है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, ये है डायमैग्नेटिक। ओके, बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। अगर इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होता, पैरामैग्नेटिक। बट हियर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दैट्स व्हाई द कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक, एंड दिस थिंग्स इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ये होती है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वेदर इट इज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, तो ये भी चीज आपको आनी चाहिए। ज्योमेट्री हमने बोला ऑक्टाहेड्रल है, तो इस तरीके की ज्योमेट्री होगी, कोबाल्ट सेंटर में होगा और 4 कॉर्नर से लिगैंड्स आ रहे हैं, वन इज अबाउट द प्लेन एंड वन इज बिलो द प्लेन। तो इस तरीके का आपको निकालना भी पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ CONH3/6। ओके, ट्राई पॉजिटिव हियर। तो अगर आता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CONH3/6 ट्राई पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द VBT, तो आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। ओके, स्ट्रक्चर्स निकालना है, बॉक्स डायग्राम निकालने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देने हैं। ओके, हाइब्रिड स्टेट दिखानी है, मतलब 2D 1s 3p इस तरीके से, और फिर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपको लोन पेयर दिखानी है डोनेटेड बाय अमोनिया। ये जितनी भी लोन पेयर है ये किसने डोनेट की है, अमोनिया ने डोनेट की है। ओके, हमारे लिगैंड्स थे 6 अमोनिया ने 6 लोन पेयर डोनेट की है। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CONH3/6 ट्राइपॉजिटिव, द कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है COF6 ट्राई निगेटिव। अभी अगेन सेम चीज हम करेंगे। सबसे पहले मेटल आयन हमारा कोबाल्ट है, ग्राउंड स्टेट में हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, दैट इज 3d7 and 4s2, राइट। फिर हम देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स में इस मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो वो है +3। ठीक है, अभी क्योंकि +3 है दैट मीन्स कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए।
अभी जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो कहाँ से लूज करेगा? इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s एंड 1 फ्रॉम 3d. तो 4s 0, देखो 4s 0 हो गया एंड 3d 6 हो गया. ओके 3d 6 हो गया. सो अभी कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव का आ गया हमारे पास. अभी हमारे पास कितने लिगैंड आने वाले हैं? 6. दैट मीन्स हमको कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमको चाहिए. तो हमारे पास 2 पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशंस हो सकते हैं, राइट? D2sp3 और दूसरा हो सकता है हमारा sp3d2. तो अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है फिलहाल, राइट? क्योंकि 3d 6 है तो 3d इज ऑलरेडी फुलफिल्ड. यहाँ पे 2d ऑर्बिटल हमको वैकेंट नहीं मिलेंगे. क्यों? अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो ये पेयर करके फिर खाली करवा लेगा, राइट? लेकिन क्योंकि F निगेटिव ये वीक लिगैंड है, ओके तो ये क्या करेगा? ये इसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा के 2 3d ऑर्बिटल्स खाली करवा ले खुद के लिए. ओके तो ये क्या करेगा फिर? जो अवेलेबल है, जो ऑलरेडी वैकेंट है, लाइक 4s 4p एंड 4d, ये ऑलरेडी खाली है, ये इसमें अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा. इसके लोन पेयर इसमें अकोमोडेट हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड नहीं है, क्योंकि ये वीक लिगैंड है इसलिए. अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता, लाइक यहाँ पे Cn निगेटिव होता, तो ये क्या करता? ये फिर ये इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा के ये 2 ऑर्बिटल खाली करवा लेता, राइट? क्योंकि हमको सिर्फ 2 d ऑर्बिटल चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए क्या? नहीं चाहिए. अंडरस्टूड? तो sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा लाइक 1s 3p एंड d2. ओके ये यहां से इस तरीके से. फाइन. अभी आने वाले जो F निगेटिव लिगैंड्स है वो अपने 6 लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेंगे इस तरीके से, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ octahedral geometry sp3d2. फाइन. अभी देखो, अभी यहाँ पे कोई पेयरिंग हुई है क्या? नहीं हुई है. यहाँ पे यू हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक हुआ या डायमैग्नेटिक हुआ? ये पैरामैग्नेटिक हुआ, बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके तो इस पे से कभी कभार आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी कैलकुलेट करने पूछा जाता है, जो हमने इसमें कैलकुलेट किया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, राइट? तो उसी तरीके से यू कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट यूजिंग दैट फॉर्मूला. ओके √n+2 वाला फॉर्मूला. तो वो यूज करके आप यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हो. सो नाउ सच कॉम्प्लेक्सेस जिसमें आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है. ओके यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? आउटर एंड डी. सो दिस कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. And this outer orbital complex is also known as high spin complex. High spin इसलिए क्योंकि यहाँ पे you can get number of unpaired electron. ठीक है? तो that's why high spin complex. और also known as spin free complex. क्योंकि यहाँ पे pairing नहीं हुई है ना, तो that is spin free complex. तो ये कुछ अलग अलग नाम है कॉम्प्लेक्सेस के जो आपको पता होने चाहिए. इनर ऑर्बिटल कब होगा, आउटर ऑर्बिटल कब होगा, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं. ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. तो आपको पता होना चाहिए कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते क्या है. आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिसमें आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो हाइब्रिडाइजेशन में. ओके इनर ऑर्बिटल में इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में. ठीक है? हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है या d2sp3 है. ज्योमेट्री तो ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल ही होगी. इसका शेप कैसा होगा फिर? अगर हम शेप की बात करें तो जैसा CONH3 का था वैसे ही था ना, इस तरीके से, राइट? F यहाँ पे आएगा, F यहाँ पे आएगा, F. ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको निकालनी है, इसीलिए मैंने बोला था वो शेप आपको याद करनी है. ठीक है? ये कुछ हो गई इसकी इस तरीके से ज्योमेट्री, और यहाँ पे आ जाएगा चार्ज दैट इज ट्राई नेगेटिव. तो आपको क्या क्या लिखना होता है? आपको ये बॉक्स डायग्राम निकालनी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की. ये सब इंपॉर्टेंट है. इसका बॉक्स डायग्राम, इसका बॉक्स डायग्राम, देन इसका बॉक्स डायग्राम. फिर आपको ये बताना होता है
कि आपका लिगैंड कैसा था, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगैंड था, वीक लिगैंड था, उसने पेयरिंग की नहीं की, देन यू हैव टू गिव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, फिर आपको ये स्ट्रक्चर्स निकालना होता है। ओके, सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड जब आप ये सॉल्व करो, क्योंकि देखो बहुत ही लिमिटेड एग्जांपल्स आते हैं और वीबीटी पे अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट क्वेश्चन इट कम्स फॉर एज अ 3 मार्कर। ओके, तो बहुत ही आसानी से हमें मार्क्स मिल जाते हैं अगर हमने सारा कुछ सही किया तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये एमसीक्यूज में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करो कि आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अच्छे से निकाल पाओ कि इस कॉम्प्लेक्स का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। सो दैट्स थिंग कंफर्ट्स, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। ओके, इसके बाद के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।